दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। पहले बोलिए, वो कीमती हार आपने कहाँ छुपा के रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी बोलिए ना, वो हार आपने कहाँ रखा है? पूरी संदूक आपकी खोज ली, मैंने कहीं नहीं मिली। आप याद तो कीजिए, आपको शुरू से भूलने की आदत है। राधिका गुस्से से सावित्री जी को बोलते जा रही थी। अरे मुझे क्या पता हार कहाँ है? कितने दिनों से मैंने संदूक खोला ही नहीं, वही कहीं होगी। ठीक से देखो, घिसा पीटा जवाब देकर सावित्री जी नीरसे हो गई। बहुत बातें सावित्री जी को अब याद नहीं रहती, यहाँ तक कि नाश्ते के बाद अपनी दवाइयों को खा लेने के बाद भूल जाती और दोबारा राधिका को दवाइयाँ देने को कहती। कल क्या खाया था ये भी याद नहीं रहता। डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद अल्जाइमर रोग से पीड़ित डॉक्टर ने बताया उनको। अब वो रिश्ते नातों के सबब पर भी धूल की परत जमने लगी थी। उन्हें अब उतना कुछ याद नहीं रहता। लोग उनका हाल चाल राधिका को फोन करके ले लेते। कल ही उनकी बहन की बेटी उनसे मिलने आई थी। मौसी कैसी है आप? नजरें उठाकर देखी करीना को। ठीक है, हम तो सपाट सा उत्तर दे दी। मौसी करुणा को पहचानती ही नहीं। करुणा की आंखों में आंसू भर आए। कितनी यादगार लम्हे साथ बिताई थी करुणा ने मौसी के साथ। कॉलेज की पढ़ाई उन्हीं के घर रहकर की थी। कॉलेज की नित नई कहानियां करुणा उनसे शेयर करती। अधिक उम्र का अंतर नहीं था करुणा और मौसी में। सावित्री अपने चारों बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन की बेटी करुणा थी। कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है मौसी करुणा को स्पष्ट और प्यार से बताती थी। करुणा की शादी में बढ़ चढ़कर मौसी ने हिस्सा लिया था। वही मौसी है जिन्हें अब कुछ याद नहीं रहता। सावित्री को अपने पति के असमय चले जाने का सदमा जबरदस्त लगा था और तभी से उनके दिमाग पर जोर पड़ गया था। अपने आप में बातें करती रहती, ऐसे कोई सोते हुए भला सदा के लिए सोता है क्या? रात्रि भोजन करके सुरेश बाबू सोए, फिर सुबह की किरण देख ही न पाए। बड़ा अजीबो गरीब परिस्थिति था सबों के लिए। ये स्वीकार करना समय बीतता रहा। धीरे धीरे सावित्री जी को किसी भी चीज से मतलब नहीं रहने लगा। एक बात थी, वर्तमान समय में वह अपने सारे काम करती और अपनी दुनिया में मस्त रहती। माला फेरते रहना उनको पसंद है। अब पलक दूर तक देखना और कुछ भूले बिसरे यादों में डूबना, मगर कुछ हाथ न लगता। उनके बीते लम्हे मुट्ठी में रेत की तरह बिखर गए थे। सब निरर्थक साबित होता। कोरा कागज था उनका जीवन। पुराने लोहे के संदूक को किसी तरह से उठा लाई राधिका और सावित्री जी के सामने ही बेड पर रख दिया। सावित्री जी अपनी हार को बड़ी संभाल के करती की शादी के रखी थी। उसके जन्म लेने के बाद ही सावित्री जी ने कह दिया था, मेरी हार मैं अपने पोती को उसकी शादी पर दूंगी। राधिका मुस्कुरा दी थी ये सुनकर। अस्पताल के बेड पर ही जब नन्ही सी जान उसके बाजू में सोई हुई थी। कुछ घंटे ही पहले जन्म लिया था करती ने। राधिका और रमन दोनों की शादी हुए 25 साल हो चुके थे। उसकी एकमात्र संतान है करती। थोड़ी बातें कर लेते हैं सावित्री जी के परिवार के बारे में। रमन और पूनम दो संतान सावित्री जी और सुरेश जी के हैं। किसी ऑफिस में क्लर्क के पोस्ट पर थे सुरेश बाबू। अच्छा खाना पहना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी
आवाज सब अपने नौकरी के दौरान ही कर लिए थे। सुकून की जिंदगी चल रही थी। सावित्री जी एक बड़े खानदान की लड़की थी, काफी पूंजीपति थी उनके पिताजी। सावित्री के माता पिता की चारों संतान बेटियां थी। कितना सा उसके माता पिता की एक बेटा हो लेकिन ऐसा हो न सका। सावित्री, गायत्री, पुष्पा और संध्या पर ही अपनी सारी खुशियां निछावर करते। एक दिन किसी बड़े भंडारे का आयोजन किया था। ठाकुर जी के आवास पर रिश्तेदारों की भीड़ में सुरेश बहुत भाग गया था। सावित्री की दादी को सुदर्शन और संस्कारी लड़का लगा। सुरेश भंडारे में लोगों को खाना परोस रहा था, बाल्टी हाथ में लिए हुए लोगों से बड़े शिष्टाचार से पेश आ रहा था। काफी देर से आए हुए लोगों को भोजन जिमा रहा था। जब भीड़ कम हुई तो ठाकुर जी के आग्रह पर खाने बैठा। हो बहुत देर से काम कर रहे हो, थक गए होंगे, तुम पहले भोजन करो। ठाकुर जी की बात को नहीं टाल पाया और बैठ गया खाने। सुरेश, ठाकुर जी की मां ने उन्हें उस लड़के के बारे में जानकारी लेने को कहा। पता करने पर दूर का रिश्तेदार निकला। सुरेश, सभी बातें संभव होती देखकर शादी का प्रस्ताव भेजा गया उसके घर। पहले तो सुरेश के माता पिता आनाकानी करते रहे। इतने बड़े घर की बेटी हम लोग के घर कहाँ से एडजस्ट करेगी? कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, थोड़ी ना नुकुर। और पारिवारिक सहमति से बात बन गई। सावित्री और सुरेश की शादी खूब धूमधाम से हुई। सुरेश शुरू में थोड़े संकोच करते थे सावित्री से बात करने में। उन्हें लगता पता नहीं इस घर में उसका मन लगेगा कि नहीं, क्या मैं उसके सारे सपने पूरा कर पाऊंगा? फिर ये भी कहावत चरितार्थ है, जहाँ राम वही अयोध्या। जो सावित्री रस बस गई। खुशी खुशी सुरेश बाबू के परिवार में सावित्री सुरेश के भाई बहनों से खूब घुल मिल गई थी। एकदम अपने घर जैसा सबसद माहौल महसूस होता। सास ससुर बहुत मानते उसको। पहली रसोई बनाने पर नेग में अपने गले का हार उतारकर सास ने उसके गले में डाल दी थी। लाड़ लगाती हुई सास बोली, बहुत अच्छे संस्कार वाली बेटी समान बहू दिया भगवान ने हमें। तुम अपने नाम के अनुरूप सबकी सराखों पर रहोगी। अपने साथ साथ परिवार का मान करना। सास की इसी सीख के साथ आगे बढ़ती गई सावित्री। दोनों की जिंदगी में 2 बच्चे रमन और पूनम आ गए। किशोरावस्था में आ गए थे बच्चे। सास ससुर गुजर चुके थे। सावित्री जी के अच्छे घर परिवार में पूनम का रिश्ता कर सब बड़े खुश थे। पूनम भी रस बस गई थी ससुराल में। इधर रमन की शादी थी राधिका के साथ करके बहुत निहाल हो गई। परिवार वाले राधिका संयुक्त परिवार से आई लड़की थी। उसने हर रिश्ते की कदर मौन रख कर करना अपनी मम्मी से सीखा था। ससुर जी के जाने के बाद अपनी सास सावित्री जी का ढाल बनकर उनको हिम्मत दिलाई। जीने का दस्तूर फिर से सिखाया। आखिर वो हार माजी के संदूक में नहीं मिली। सब अटकलें लगा रहे थे, आखिर इतनी महंगी हार गई कहाँ? रमन ने जोर से आवाज देते हुए राधिका को बुलाया। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? देखो तो ये क्या है? एक पुराना सा टीन का डब्बा पुराने लोहे के अलमारी में किनारे पड़ा था। डब्बे के अंदर देखने के बाद रमन ने यथावत उसे वहीं रख दिया था। आज पुराने अलमारी की सफाई कर बेकार के कागजात को हटाने के उद्देश्य से रमन ने अलमारी खोला था। उसे अपनी गुम हुई लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी के पेपर को भी खोजना था। जैसे ही डब्बा राधिका ने खोला, माँ जी का हार उसके अंदर गुलाबी कागज में दिखा।
राधिका का दिल धक कर गया। अरे ये डब्बा तो माँ जी ने मुझे बरसों पहले दी थी, इसे संभाल कर रख लो बहू। माँ जी ने डब्बा देते हुए कहा था। राधिका ने अनमने मन से वह डब्बा लोहे की अलमारी में रख दी थी। गुस्से में रमल ने राधिका की तरफ देखकर बोला, हार यहाँ है और तुमने किस किस पर संदेह की उंगली न उठाई।